मैं इमरान खान हूँ। सबसे पहले नाज़रीन, फीफा वर्ल्ड कप पूरी दुनिया की सबसे बड़ी खबर बनी है और पूरी दुनिया को जोड़ता है फुटबॉल। स्पेशली यूरोप में, गल्फ़ कंट्रीज़ में, अफ्रीका में, अमेरिका में, लैटिन अमेरिका में, कनाडा में, पूरी दुनिया में लोग बहुत फुटबॉल के साथ तो लोग बहुत जुड़े हुए हैं। जापान की भी टीम है और दुनिया के हर खित्ते में ये खेला जाता है फुटबॉल। शानदार गेम है। पाकिस्तान में लोगों ने बहुत बड़ी तादाद में देखा। तो फुटबॉल की दुनिया में 4 साल के बाद जो वर्ल्ड कप हुआ उसका चैंपियन अब स्पेन है। हालांकि ऐसा लग रहा था कि रेफरी भी साथ खेल रहे हैं मिलकर अर्जेंटीना के, और इससे पहले जैसे मिस्र को बाहर किया गया, कुछ और टीमों ने भी एतराज़ किया, लेकिन फाइनल में कमाल कर दिया और डिफेंस बड़ा शानदार था स्पेन का। फुटबॉल के बारे में आप लोग ज़्यादा लोग इसकी टेक्निकलिटीज़ को नहीं जानते तो उसमें जाते भी नहीं हैं, लेकिन इस फुटबॉल में 2-3 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट थी। एक तो इसराइल का जो वज़ीर आज़म है नेतन्याहू, वो और डोनाल्ड ट्रंप ये सपोर्ट कर रहे थे मेसी की टीम को, और स्पेन आपको पता है कि वो फ़लस्तीन के लिए आवाज़ उठाता है बार बार। तो जितने मुसलमान ममालिक हैं उनकी ऑटोमेटिकली सपोर्ट स्पेन के साथ चली गई थी। पाकिस्तान में लगभग सारे पाकिस्तानी स्पेन को सपोर्ट कर रहे थे। यहाँ बरतानिया में इंग्लैंड की टीम को लोग सपोर्ट करते थे। 2 टीमों को बहुत सपोर्ट मिल रही थी पहले, एक इंग्लैंड की टीम को और एक सपोर्ट मिल रही थी नॉर्वे की टीम को। लेकिन उसके बाद जब दोनों टीमें बाहर हो गई तो सारी सपोर्ट चली गई स्पेन के साथ। तो स्पेन के जीतने की खुशियां पूरी दुनिया में मनाई गई हैं। ख़ास तौर पे वो जो एक प्लेयर है वहाँ पे मुसलमान है, वो लड़का लामीन यमाल, उसके बारे में बड़ी कहानियाँ हैं कि वो छोटी उम्र का लड़का है, बड़ी जिम्मेदारी उसने उठाई है और अपनी टीम के लिए बड़ा परफॉर्म किया उसने। उसका एक छोटा सा भाई भी है, वो घूमता रहता है वहाँ ग्राउंड के अंदर, छोटा सा है वो, खुद लड़का बहुत यंग है अभी। तो स्पेन को मुबारकबाद, और पाकिस्तानियों ने पूरा सपोर्ट किया स्पेन को। उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि पाकिस्तानियों को लगता था कि मेसी और उसकी टीम जो है वो इसराइल की सपोर्ट है उनको। तो आप देख लें, इसराइल की मुखालफत में पाकिस्तानी किसी को भी सपोर्ट करते हैं, और फ़लस्तीन की हमायत क्योंकि करता है स्पेन, तो इसलिए पाकिस्तानी उसके साथ अपनी सपोर्ट लेकर गए। पाकिस्तानियों ने ऐसे सेलिब्रेट किया, इस्लामाबाद में एक बड़ी स्क्रीन लगी हुई थी, जैसे अपनी टीम को कोई पुश कर रहा होता है, अपनी टीम को कोई बकअप कर रहा होता है कि ठीक है हम आपके साथ हैं, आप हम सपोर्ट दे रहे हैं। तो लोग दुआएं भी मांग रहे थे स्पेन के लिए। तो बड़ा सख्त मुकाबला था। एक्स्ट्रा टाइम में जाके स्पेन ने एक गोल किया और फिर स्पेन ये मैच जीत गया। अब ये पाकिस्तानी हुक्मरानों के लिए एक बात सीखने की है इसमें कि आप कुछ भी ऐसा करेंगे ना जिसमें इसराइल की थोड़ी सी भी सपोर्ट या हमायत हो जाएगी, तो ये आपको इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। आप देखें, हालांकि मेसी बहुत बड़ा प्लेयर है, लेकिन सारे सपोर्ट नहीं कर रहे उसको पाकिस्तान में। उसकी वजह क्या है? वजह यही है कि उसको सपोर्ट कहीं और से मिल रही है। तो ये इतनी ज़्यादा पाकिस्तानियों को एक बदएतमादी है और एक पाकिस्तानियों के दिल के अंदर एक गिला शिकवा है, और वो जायज़ है। जो कुछ गज़ा में हुआ उसकी वजह से पूरी दुनिया में ये है, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, यूरोप में भी है, गल्फ़ में भी है, लगातार वो जुल्म वो सिलसिला चल रहा है। तो बोर्ड ऑफ नेतन्याहू में जब पाकिस्तान शामिल हुआ तो उसके जो असरात हैं वो इलेक्शन में जब वोट पड़ेंगे तब शहबाज शरीफ को पता चलेगा कि बोर्ड ऑफ नेतन्याहू या बोर्ड ऑफ पीस जिसे कहते हैं उसके अंदर शामिल होने की क्या कीमत चुकानी पड़ेगी। बहरहाल ये तो जनाब था वर्ल्ड कप का मरहला, और वर्ल्ड कप ख़त्म हो गया। फीफा वर्ल्ड कप दुनिया ने देखा, ये अमेरिका के अंदर था। पहली दफ़ा वर्ल्ड कप में हमने बहुत सारी रोंदी भी देखी, बेईमानी भी देखी, फिर हमने ये भी देखा कि डोनाल्ड ट्रंप के कहने के ऊपर एक रेड कार्ड भी वापस हो गया। ये भी तारीख में कभी ऐसा नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पे हमने बहुत कुछ ऐसा होता हुआ देखा। बिलाखिर इसका फैसला हो गया और फैसले से दुनिया खुश है। जो टीम जीती, दुनिया की बहुत बड़ी तादाद उसी टीम को सपोर्ट कर रही थी। अब नादरीन आ जाए पाकिस्तान की सूरत हाल पे, तो सबसे पहले मैं आपको कश्मीर लेकर चलता हूँ। मैंने आपको अपने पिछले वीलॉग में एक ब्रेकिंग न्यूज़ दी थी कि कश्मीर में मामला तय हो रहे हैं। तो इस वक्त जो मेरी इन्फॉर्मेशन है उसके मुताबिक, जो मेरा सोर्स मुझे बता रहे हैं, वो ये बता रहे हैं कि इस वक्त ड्राफ्टिंग हो रही है कि जो मुआहदा इस वक्त मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के लोग और जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के लोग जो मुआहदा तैयार कर रहे हैं उसकी ड्राफ्टिंग हो रही है। आखिरी वक्त में फटा इस बात पे पड़ा हुआ था कि 6 सीटें कम करने पे आमादा हो चुके हैं मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के लोग, जबकि जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी ने कहा नहीं जी 4 मैक्सिमम आप रख लें, लेकिन उनके लिए भी कुछ शराइत हैं। अब ये चीज़ें शायद हल हो जाएंगी, और अगर ये मुआहदा हो जाता है तो कश्मीरियों की बहुत बड़ी कामयाबी है। 3 चीज़ों पे नज़र रखनी पड़ेगी अगर ये मुआहदा होता है तो। नंबर 1, इलेक्शन की तारीख कहाँ तक जाती है, और जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी अपने जो हमायत याफ्ता उम्मीदवार हैं
उनको मैदान में उतारती है या नहीं उतारती, क्योंकि बहुत सारे जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के लोग हैं जो उनके बड़े वफादार हैं और कश्मीरियों के लिए उन्होंने बड़ी कोशिश की, बड़ी जिद्दोजहद की है। उन लोगों ने कागजात नामजदगी जमा भी करवाए हैं, उनके कागजात नामजदगी जो है मंजूर भी हो गए। तो ये उनके पास एक मार्जिन है कि वो इलेक्शन लड़ सकते हैं। तो इस वक्त जो है वो इलेक्शन की तारीख का मामला है, और दूसरा जो है वो महाजरीन वाली नशस्तें, उनका मामला है कि वो कितनी बचती हैं बाकी, 4 या 6 या 0, ये क्या होता है इसके बारे में जो है वो दूसरी ऑप्शन ये है। और तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज़ होगी, वो जो कलअदम करार दिया गया जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी को, वो फैसला वापस होना, मुकदमात का वापस होना, जो लोग गिरफ्तार किए गए हैं उनको छोड़ना, 4th शेड्यूल से नाम निकालना, यानी जो कुछ भी उनके साथ जुल्म ज्यादती की गई है उसको ख़त्म करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो इन 3 चीज़ों से ये फैसला हो जाएगा, और अगर ये फैसला हो जाता है तो सबके लिए विन विन सिचुएशन है कि आज़ाद कश्मीर एक इलेक्शन की तरफ चला जाएगा। लेकिन याद रखिएगा, आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन में धांधला करना उतना आसान नहीं होगा जितना माजी में हुआ करता था, क्योंकि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट यहाँ पे जैसे ही फार्म 47 जारी करेगी ना, वैसे ही अवाम निकल कर सड़कों में बैठ जाएगी। फिर इन्होंने ये बता भी दिया कि जब हम बैठ जाते हैं फिर हम उठते नहीं अपना हक लिए बगैर। तो ये अब बताया जा रहा है कि अगले 24 घंटों में, 48 घंटों में कोई ना कोई ऐसी बड़ी डेवलपमेंट आ सकती है, अगर किसी ने बहुत ऊपर से कोई रुकावट ना डाली तो। और याद रखिएगा, ये मुज़ाकरात पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट और जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के बीच में हुए। सहूलतकारी अदा की कुछ पाकिस्तान के बाहर से आने वाले लोगों ने, ओवरसीज़ ने, लेकिन फेस सेविंग के तौर पे इसमें कुछ सियासतदान ज़रूर डाले जाएंगे मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से, क्योंकि वो अपने ऊपर इन चीज़ों का बोझ नॉर्मली नहीं लेते। नाज़रीन, मैं आपको बताता हूँ कि क्या कुछ हुआ आज़ाद कश्मीर में। इसकी एक छोटी सी मैं आपको मिसाल देता हूँ। एक कहानी है 2 भाइयों की। रावला कोट में जब फायरिंग हुई, गोली चली और बहुत बुरे हालात हुए, उस वक्त एक नौजवान है, उसे गोली लग गई। उसका भाई रिक्शा ड्राइवर है। मुझे इन दोनों का नाम भी पता है, ज़्यादा मैं डिटेल में जाऊंगा तो प्रॉब्लम भी हो जाती है, लेकिन मैं आपको बात बता देता हूँ कि एक्चुअली हुआ क्या। और वो बेचारे अभी भी वहाँ रावलपिंडी में बंद हैं, अडयाला जेल में। एक नौजवान है, उसे गोली लग गई और गोली उसकी बॉडी को क्रॉस कर गई, धड़ पे उसकी गोली लगी और गोली क्रॉस कर गई। तो उन्होंने कहा जी इसको फौरी तौर पे आप यहाँ से शिफ्ट करें किसी बड़े अस्पताल में। तो आज़ाद कश्मीर से उसका भाई उसको लेकर यहाँ इस्लामाबाद रावलपिंडी में आ गया और एक सरकारी अस्पताल के अंदर उसका इलाज शुरू करवाया। वहाँ पे जनाब अली पुलिस आती है और आकर उन दोनों भाइयों को गिरफ्तार कर लेती है। एक भाई ज़ख्मी है, दूसरा भाई जो रिक्शा ड्राइवर है वो अपने भाई के साथ आया और उसका कोई ताल्लुक नहीं किसी चीज़ से। दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। 17-18 दिन हो गए हैं। एक भाई जो है वो जेल के अंदर बंद है और उसको शनाख्त परेड में डाला गया कि जनाब शनाख्त परेड हम करेंगे तो हमें पता चलेगा कि तुम किस जुर्म में मुलव्वस हो। जब 17 दिन के बाद उसकी शनाख्त परेड करवाई गई तो पता चला उसको डाल दिया 26 नवंबर 2024 के मुकदमे में। ना उसका कोई ताल्लुक, ना वो कभी उस दिन इस्लामाबाद आया, वो आज़ाद कश्मीर का रहने वाला। उसको उठाकर 2 साल पुराने एक मुकदमे के अंदर डाल दिया। 1.5-2 साल हो गए हैं। उस मुकदमे में उसको डाल दिया एक भाई को, और दूसरा भाई अभी भी जेल में कैद है और अस्पताल में उसका इलाज हो रहा है। ये इस लेवल का जुल्म पाकिस्तान के अंदर किया गया कश्मीरियों के साथ। वो बेचारे इलाज करवाने के लिए आए थे, उन्हें गोली मारी थी, सरकारी गोली लगी हुई थी। तो अब जब तक वो ज़रा सेट नहीं हो जाते तब तक उनके ऊपर दबाव डाला जाएगा। इस मुकदमे के अंदर उन्हें दबा के इस बात पे कायल किया जाएगा कि किसी भी सूरत में तुमने हमारे खिलाफ कोई स्टेटमेंट नहीं देना, कोई बयान नहीं देना, लिहाजा चुप करके वापस जाओ। और अब दोनों भाइयों की गिरफ्तारी डाली हुई है। एक को उठा के 26 नवंबर 2024 के मुकदमे में डाल दिया है और उसकी शनाख्त परेड भी करवा दी है, और दूसरा जो है उसके बारे में अभी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन वो उसको गोली लगी हुई है, वो ज़ख्मी है। ये नाज़रीन ये एक कहानी है सिर्फ। तो ऐसी बहुत सारी कहानियां हैं जो आपको वहां सुनने को मिलती हैं। नाज़रीन, मौलाना और ताहिर अशरफी, इन दोनों ने एक दूसरे के कपड़े उतारने के चक्कर में एस्टेब्लिशमेंट को नंगा कर दिया। पहले आप देखिए, इन्होंने एक पोल खोला एक दूसरे का। जरा ये पोल आप सुने, आपको बड़ी हैरत होगी। और मैं आपको एक ऐसा पहलू और एक ऐसी चीज़ बताऊंगा कि आप सर पकड़ के बैठ जाएंगे कि ये मौलवी हमें बेवकूफ़ समझते हैं। पहले आप सुने कि मौलाना फजलुर रहमान ने जो वकला का कन्वेंशन है उसमें खड़े होकर ताहिर अशरफी के बारे में क्या कहा, ये जरा आप सुनिए। और एक मौलवी साहब
अगले दिन रात को एक खाने पर मेरे साथ बैठा है, मुझे मुबारकबाद भी दे रहा है जलसे की, और अगले दिन रो रहा है मौलाना साहब ने रो के भी दिखाया थोड़ा सा ना, एक्टिंग करके। तो ये ताहिर अशरफी के बारे में कह रहे हैं कि वो आया मेरे पास और मुझे जलसे की मुबारकबाद दे रहा था, और अगले दिन टीवी पे देखा तो वो रो रहा था। ये क्या ड्रामा है? अच्छा, ताहिर अशरफी का जरा जवाब सुन लेते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ बड़ी मजे की कहानी कि ये दोनों मौलवी एक दूसरे के कपड़े उतारने के चक्कर में पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को नंगा कर गए। ये जरा आप सुनिए, ताहिर अशरफी साहब मौलाना को जवाब दे रहे हैं। आपने जलसे के हवाले से बात हुई तो दोनों बातें आपको बतानी चाहिए थी। जहां मैंने आपसे ये कहा कि बहुत अच्छा जलसा आपने किया, वहां मैंने आपसे ये कहा कि कुछ जुमले, कुछ चीजें आपने सख्त कही। वो कहते हैं जी मैंने आपके जलसे की तारीफ जरूर की थी, लेकिन मैंने आपको बता दिया था कि कुछ चीजें और कुछ जुमले आपने सख्त कहे हैं।